Academy of Business and Commerce is a platform of learning for all commerce students. It is the best organization situated at the center of Bhubaneswar. ये वीडियो में हम आज पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक पार्टनरशिप बिजनेस में एक जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है हमें पार्टनरशिप बिजनेस में, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। So the topic is admission of a new partner into the partnership business. When a partner should be admitted into the firm, when a partner is admitted into the firm, what are the procedure, what are the rules and regulations that we will study in this session. First thing is admission of a new partner. Admission of a new partner means the partner is simply entered into a फर्म और ए बिजनेस। एक बिजनेस में जब एक नया पार्टनर इंटर करता है, एडमिट होता है, मतलब वो अब सिंपली एक बिजनेस में जब आ जाता है एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर, देन दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब न्यू पार्टनर इसे कहा जाता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब ये है पहले से एक बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है और उसी बिजनेस में एक नया पार्टनर हम एडमिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब ये नया बिजनेस नहीं है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस कुछ पार्टनर लोगों ने पहले से शुरू कर रखा है और मार्केट में चल रहा है, और एक नया बंदा को अपने अकाउंट अपने पार्टनरशिप में ऐड कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एंड व्हेन ए न्यू पार्टनर इज गोइंग टू एडमिट इनटू ए फर्म, तब आपको याद रखना है जब ये न्यू पार्टनर एडमिट होगा आपके बिजनेस में, ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में पहले जो पार्टनर लोग थे, जो पार्टनर्स थे, उस सबका कंसेंट चाहिए। मान लो पहले से ए एंड बी दो पार्टनर थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अभी आप मिस्टर सी को एडमिट करने जा रहे हैं, तो मिस्टर सी तभी एडमिट हो सकता है अगर ये पहले से जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी पहले से मौजूद है बिजनेस में, उनका कंसेंट अगर हाँ है तो ही सी एडमिट कर पाएगा। उन दोनों में से कोई अगर मना कर रहे हैं, कंसेंट नहीं दे रहे हैं एडमिशन के लिए ऑफ द न्यू पार्टनर, तब एक न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं हो सकता। दिस इज द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। When a new partner admitted into the firm, the following things have to be done. जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, तो आपको कुछ तौर तरीके का अपनाना पड़ेगा, और वो तौर तरीका क्या है, वो सब पॉइंट्स क्या है, उसे हम आप जानेंगे। फर्स्ट, पहला पॉइंट, द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर विल चेंज, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो पहले से एग्रीमेंट बना हुआ था, मतलब ए एंड बी पहले से बिजनेस में थे, पहले पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उनके बीच एक ऑलरेडी एग्रीमेंट बना गया होगा, पहले से बना हुआ होगा। उस एग्रीमेंट अभी चेंज होगा जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, मिस्टर सी। जब मिस्टर सी एडमिट होगा उसके बाद एक उनका सारा कंसेंट को लेकर एक नया एग्रीमेंट वो बनाएंगे, and that creation of new agreement and omitting of the old agreement, that process is called reconstitution of partnership firm. Partnership firm को reconstitute किया जा रहा है by the admission of a new partner. ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, at the time of admission the new partner will bring some share of capital. एक नया पार्टनर जब एक बिजनेस में ऐड होता है तो वो क्या करता है ना, एक शेयर ऑफ कैपिटल लाता है। मतलब जब एडमिशन पहले हम करते क्यों, यही रीजन है, यही बेसिक रीजन है हम एक पार्टनरशिप बिजनेस में एक पार्टनर को एडमिट क्यों करेंगे। क्योंकि इधर हमें पैसा का जरूरत होगा, आपका फंड का बढ़ाना जरूरत है, आपका बिजनेस में जितना कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट को आप बढ़ाना चाहते हो तो एक नया पार्टनर आप एडमिट करोगे। ये है पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या होता है ना, सेकंड रीजन होता है आपको कुछ रेपुटेशंस का जरूरत है, कुछ नाम कमाने का, गुडविल क्रिएट करने का जरूरत है आपका बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस तो जाकर एनहांस हो सकता है, तो आप क्या करोगे, एक रिनाउंड पर्सन, रेपुटेड पर्सन,
ऐसे जिनका नेम एंड फेम अच्छा है मार्केट में, आप उन्हें एडमिट करोगे, तो उस केस में भी एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर होता है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट, अगर एक बंदा को हम ऐड कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कुछ टेक्निक, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नॉलेज है जो कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, रनिंग कराने के लिए बहुत फायदा होगा, तब जाकर हम एक नया पार्टनर ऐड करते हैं। बेसिकली दिस तीन तरीके के लिए, तीन रीजन के लिए हम क्या करते हैं ना, एक न्यू पार्टनर ऐड करते हैं। तो जब हम एक न्यू पार्टनर ऐड करेंगे इसी तीन रीजन के लिए, तो फर्स्ट थिंग, वो नया पार्टनर जो आएगा उसे कुछ कैपिटल, उसके शेयर के हिसाब से कुछ कैपिटल लाना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग सम शेयर ऑफ कैपिटल, वो अपना शेयर का कुछ कैपिटल लाएगा। देन एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर विल आल्सो ब्रिंग सम शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल भी कुछ होगा। बिजनेस का पहले से जो बिजनेस एग्जिस्टिंग है उसका भी कुछ मार्केट में गुडविल होगा, और गुडविल हिस्सा भी अभी वो जब एडमिट हो जाएगा बिजनेस में, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे भी वो एंजॉय करेगा वो न्यू पार्टनर। इसलिए वो गुडविल के लिए वो नया पार्टनर जब आएगा तो कुछ पैसा लेके आएगा, और उसी अमाउंट ऑफ गुडविल को ले जाएंगे कौन, ना एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि वो जो गुडविल अभी मौजूद है बिजनेस में, वो गुडविल को बनाया था किसने, ना पहले से जो पार्टनर थे उन्होंने क्रिएट किया था वो गुडविल, उन्होंने मेहनत करके अपना बिजनेस का कुछ वैल्यू मार्केट में बनाया है, नेम एंड फेम, रेपुटेशंस बनाया है, और उसके लिए उस जो नया पार्टनर आएगा तो उसे भी मिलेगा। जब वो बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट और गुडविल है उसका भी कुछ पार्ट उसे भी मिलेगा। तो उसी लिए गुडविल के लिए कुछ पैसा नया पार्टनर भी कैपिटल के साथ साथ लाते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज the other partner of partnership need to sacrifice their profit share ratio after the admission of a new partner, and new partner will get his share of profit। बेसिकली क्या होता है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, तो पहले से जो पार्टनर है वो अपना शेयर को क्या करेंगे, कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, अपना जो शेयर है उस शेयर कुछ सैक्रिफाइस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द न्यू पार्टनर, तो जाकर न्यू पार्टनर जो आया है उसको कुछ शेयर मिलेगा। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके घर में 3 मेंबर अभी है, 3 मेंबर है, तो आपका खाना बना, दोपहर का, लंच का या डिनर का खाना बना। तो जब आप खाना बनाए उसे कितने जन खाएंगे, 3 जन खाएंगे। मान लो आपके 2-3 दोस्त आ गए, 2 दोस्त आ गए आपको बिना बताए, अचानक पहुंच गए आपके घर में, और वो खाने के टाइम पर, और आप उन्हें बुला लिया खाना के लिए, तो आइए आप तो लंच के टाइम में आ गए, चलो खाना खाते हैं, सब मिलके खाएंगे। तो वो मना करते हैं, फिर भी हम उन्हें ऑफर करते हैं, आप लंच के टाइम में आ गए, चलो मिलके खाते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा मिल बांट कर खा लेंगे। तब क्या होता है ना, 3 जन के लिए घर में खाना बना था, देयर इज लॉजिक के समझिए, आपका 3 जन के लिए खाना बना था, तो उसी 3 जन के खाना को कितने जन में खाएंगे, 5 जन खाएंगे। मतलब ये जो 3 जन पहले से थे घर में, वो 3 जन का खाना उन तीनों ने कुछ कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ कुछ सैक्रिफाइस किया, किसके लिए ना, जो नए 2 गेस्ट आए हैं, नए 2 दोस्त आए हैं अचानक, उनके लिए सैक्रिफाइस किया, तब जाकर उनका एक हिस्सा बना, तब जाकर उन्हें हम खाना ऑफर कर पाए। सो उसी तरह एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में पहले जो पार्टनर होते हैं उनका पहला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो रेशियो से वो कुछ कुछ शेयर सैक्रिफाइस करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द न्यू पार्टनर, तब जाकर एक न्यू पार्टनर को एक शेयर मिलता है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज द कंपनी यूजुअली अप्रोचेस द न्यू पार्टनर्स व्हेन दे नीड फंड एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप ऑफ द न्यू पार्टनर। तभी हम पार्टनरशिप में एक न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं जब हमें कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज का जरूरत होता है, कुछ गाइडेंस का जरूरत होता है, कुछ टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस होता है जो कि एक बंदे में पाया जाता है। तो उसी बंदे को हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, चलो भाई आप अगर पार्टनरशिप में हमारे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप आ जा सकते हो, तब जाकर हम उन्हें ऑफर करते हैं। तो द कंपनी इज यूजुअली अप्रोच कंपनी तब करता है जब उसको रिक्वायरमेंट होता है इन्हीं चीजों का, कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टेक्निक्स
और कुछ रेपुटेशन का जरूरत है तब वो ऑफर करता है, नहीं तो जब बिजनेस में कैपिटल बढ़ाना होता है, फंड का जरूरत होता है, बिजनेस एनहांस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अगर फंड का जरूरत होता है, तब जाकर हम एक न्यू पार्टनर को एडमिशन करने के लिए ऑफर देते हैं। Then the next point is, सिक्स्थ नंबर पॉइंट पे हम देखेंगे, the admission of a new partner must be mutual agreement between all other existing partner। ये तो मैं पहले से बता चुका हूं, जब एक नया पार्टनर एडमिट करता है बिजनेस में, तो सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनका कंसेंट बहुत जरूरी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, उनके साथ एक मिल बांट कर जो एग्रीमेंट बनेगा, तब जाकर सब एग्री करेंगे कि हाँ ये बंदा हमारे बिजनेस में अभी एडमिट कर सकता है, नो प्रॉब्लम इज देयर, तब जाकर एक न्यू पार्टनर एडमिट हो पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट। देन द सेवेंथ पॉइंट इज, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है कि स्टेट द रीजन ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड द राइट्स ऑफ द पार्टनर आफ्टर एडमिशन आर एज फॉलोज। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ राइट्स और कुछ रीजंस कहा गया है। क्या क्या वो रीजंस है और राइट्स क्या है अभी हम देखेंगे। तो पहले हम राइट्स, जो जब एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में और वो पार्टनर बन जाता है, पार्टनर बनने के बाद टू स्पेसिफिक राइट्स शुड बी एडेड विद ऑन बिहाफ ऑफ दैट पार्टनर। तो राइट है, पहला राइट है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फार्म। मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो उससे शेयर लेगा पक्का। ओके, राइट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप फार्म से जो प्रॉफिट आएगा उससे उसका शेयर मिलेगा, ये उसका राइट है। देन अदर राइट इज राइट टू हैव ए शेयर इन द एसेट ऑफ द फार्म। तो बिजनेस में जो एसेट है वो एसेट में से भी वो हिस्सा लेगा, अपना शेयर डिमांड कर सकता है। दे हैव द राइट, दिस इज द टू मेजर राइट्स। देन द नेक्स्ट इज, उसी चीज को यहाँ एलाबोरेट किया है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 द टू मेन राइट्स ऑफ द न्यू पार्टनर इन द कंपनी आर द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट आगे जाकर जो प्रॉफिट जनरेट होगा कंपनी में, उसका राइट से वो शेयर करेगा वो प्रॉफिट को। एंड दे नाउ आल्सो possess the right to share the assets and liabilities of the company after the admission। एक पार्टनर एडमिशन होने के बाद ये दो चीज को डिमांड करेगा, उसके ये उसका राइट है। देन रीजंस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक्चुअली एक पार्टनरशिप फर्म में जब एक नया पार्टनर एडमिट क्यों होता है, तो ये उसका सब रीजन है, इन्हीं रीजन के वजह से वो एडमिट होता है, जो कि पहले से हम थोड़े डिस्कस भी कर चुके हैं। चलो देख देते हैं क्या वही चीज है या कुछ नया आया है। The most significant reason of admission of a new partner is the need of for fund for the expansion of the business। वही चीज है, अगर बिजनेस में हम फंड को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बिजनेस का कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, तभी हम न्यू पार्टनर को एडमिट कराते हैं। एंड द नेक्स्ट इज, इफ देयर इज a requirement of an experienced and well trained person for the efficient running of any business। अगर हम बिजनेस को efficiently रन कराना चाहते हैं, तो बिजनेस में क्या कहें, हमें efficient लोग ही चाहिए, प्रोमिनेंट लोग चाहिए और बहुत एक्टिव ओरिएंटेड क्रिएटिव पर्सनालिटीज भी चाहिए। तब जाकर उसी तरह का बंदा अगर हमारे बिजनेस में कमी है, हम महसूस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी समय जो भी बंदा हमें मिलता है, एक नया पर्सन मिलता है, वेल ट्रेन्ड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है और एफिशिएंट होता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज उसको बहुत पता होता है बिजनेस के बारे में, तब हम उन लोगों को अगर बिजनेस में रखेंगे या एडमिट करेंगे पार्टनर के हिसाब से, तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। Then the third point is, if the company need to increase the goodwill by adding the name of any reputed or renowned business person in the company। तो बिजनेस का नाम तभी ऊपर जा सकता है अगर हमारे बिजनेस में वो पार्टनर को हम लेंगे, तो हमारे पार्टनर जो रिनाउंड पर्सन है मार्केट में, उस लोगों को अगर हम बिजनेस में लेंगे, जैसे कि मान लो तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, इज द वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। तो इंडिया में हर कोई बच्चा जानता है सचिन तेंदुलकर क्या है। अगर आप सचिन तेंदुलकर को आपके बिजनेस को पार्टनर लेंगे, ठीक है,
तो इफ द कंपनी नीडेड टू इंक्रीज द गुडविल, अपना कंपनी का गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा क्योंकि सचिन तेंदुलकर उसका पार्टनर है। तो सचिन तेंदुलकर को सिर्फ आपने पार्टनर में रखा है, कुछ काम नहीं करना है, वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ आप पार्टनरशिप में उनको पार्टनरशिप दे दो, बस उतना ही आपके बिजनेस के लिए काफी है। तो नेम एंड फेम जुड़ गया ये कंपनी पार्टनरशिप, जब वो मीडिया में आएगा तो ऑटोमेटिकली एक क्या हो जाएगा ना, एक एक्सप्लोरेशन क्रिएट होगा बिजनेस के नेम एंड फेम में और रेपुटेशंस में। ये बिजनेस में ये पार्टनरशिप फार्म में सचिन तेंदुलकर पार्टनर है, जो ऑब्वियसली ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस होगा। ये लोगों का जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है वो आपका उसका बेनिफिट आपके कंपनी को मिलेगा, तब जाकर आप कंपनी ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। So if the company need to increase the goodwill by adding the name of the any reputed person and business person in your company. So this is the reason. Then the next thing is definition. According to section 31 subsection 1 of the Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted with the consent of all the old partners. डेफिनेशन भी ये बोल रहा है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के तहत पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, एक नया पार्टनर जब एक बिजनेस में ऐड होगा या एडमिट होंगे तो आपको ध्यान रखना है इसमें सारा पार्टनर का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, तब जाकर एडमिशन हो सकता है और नहीं तो एडमिशन नहीं हो सकता। दिस इज द मेन रीजन ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देन बिजनेस में जब एक नया पार्टनर ऐड हो जाता है तब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज को हमको फॉलो करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी करना पड़ता है। तो वो सब क्या होता है, तो दोज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट नीड ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और एक नया पार्टनर जब बिजनेस में ऐड होता है तो ये सब चेंजेस करना पड़ता है और ये सब कैलकुलेशंस और एडजस्टमेंट हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। So determination of new profit sharing ratio and sacrifice ratio, जब एक नया पार्टनर ऐड होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन होगा। क्यों न्यू प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा, पहले से दो पार्टनर थे ना, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, अभी मिस्टर सी आ गया तो क्या हुआ, तीन पार्टनर बने। तो पहले से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दो पार्टनर का था, अभी तो तीन बन गए तो तीनों का रेशियो बनेगा ना। सपोज मान लो पहले से 2:1 था, अभी उनको 1/6 इन दोनों ने ऑफर किया, 1/6 रेशियो 1/6 शेयर, तो ये जब अक्यूमुलेट होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरेशन होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब डिटरमिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये हुआ जब ओल्ड पार्टनर थे, नया पार्टनर आ गया, उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो नया बना, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर कुछ कुछ हिस्सा अपने शेयर से उसे डोनेट करते हैं, मतलब उसे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग। कितना हिस्सा अपने रेशियो से उन्होंने ऑफर किया न्यू पार्टनर को, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो जो वो पार्टनर नया पार्टनर जब आएंगे बिजनेस को ऐड होंगे या एडमिट होंगे तब वो गुडविल लाएंगे, तब जो नया गुडविल वो लाएंगे उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जर्नल एंट्री कैसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। जो जर्नल एंट्री दिया जाएगा बिजनेस गुडविल लाने के लिए, वो गुडविल आने के बाद बिजनेस में रहेगा या ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैपिटल अकाउंट के साथ कुछ ट्रीटमेंट होगा या नहीं, ये सारे के ट्रीटमेंट यहाँ हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल, और अगर एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से कुछ मौजूद है बिजनेस में तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, तो ये पॉइंट में हम उसको एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। देन द थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट हमें क्या करना है, प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स। बिजनेस में अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस पड़ा हुआ है लास्ट कुछ सालों में, बिजनेस में मौजूद था, रिजर्व भी कुछ था, तब जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये जो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस था ये नया पार्टनर के लिए नहीं था, ये पहले से जो पार्टनर थे उनका था, उन्होंने क्रिएट किया था बिजनेस में, तो ये उन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देन what are the rules and regulation for revaluation of asset and reassessment of liabilities। एक्चुअली क्या होता है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, एक सर्टेन डेट में एडमिट होता है, तो उसी डेट में कैलकुलेट किया जाता है उस डेट में बिजनेस का एसेट कितना था, लायबिलिटीज कितना था। तो
तब जाकर हम क्या करेंगे, उसको एक परफेक्ट रीजन हम देते हैं और बिजनेस का वैल्यू इतना है, आप इतना पैसा अगर आप लाएंगे तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना रहेगा और आपका कैपिटल का हिस्सा भी इतना आपको मिलेगा और असेट के अगेंस्ट में आपका राइट भी इतना रहेगा। ये सारा चीज हम तभी कह पाएंगे वो नया पार्टनर को जब अगर हम उसी डेट का वैल्यूएशन निकालेंगे, क्योंकि जो असेट या लायबिलिटी से हमने क्रिएट किया था तो वो असेट बहुत दिन पुराना था, या 1 साल या 2 साल या 1.5 साल का पुराना बिजनेस है हमारा, तो 1.5 साल पहले जो असेट खरीदे तो वो अभी तो चल रहा है, तो आज के डेट में वो वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज किया होगा वो, तो वो वैल्यू को हम उसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना नया पार्टनर को, आप इतना पैसा हमारा असेट में है तो आप उसके हिसाब से लाओ, इट इज नॉट ए राइट वे। तो इसलिए क्या कहा जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी किया जाता है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर जिस डेट में एडमिट हो रहा है उसी डेट पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट करना पड़ेगा, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही एक नया पार्टनर क्या करेगा ना, उसका कंट्रीब्यूशन देगा। तो उसके बाद लास्ट में व्हाट आर द एडजस्टमेंट प्रोसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी क्या होता है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है कैपिटल में कुछ चेंजेस किया जाता है, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि मान लो पहले से जो 2 पार्टनर थे उनमें से कोई इतना एजुकेटेड नहीं था, एक बंदा एजुकेटेड था, तो एक बंदा एजुकेटेड के लिए वो अपना सारा टाइम और एफर्ट और सारा नॉलेज लगाकर बिजनेस को एनहांस कर रहा था, तो उनको अभी और एक नॉलेजेबल पर्सन और एक प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी और सब में माहिर एक बंदा मिल गया, तो उनको उन्होंने ऐड कर दिया न्यू पार्टनर के हिसाब से। तो पहले से जो बंदे थे तो उनका इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो ये अभी जो 2 नॉलेजेबल पर्सन हो गए तो उनका हिसाब से एक एडजस्टमेंट बनेगा, और जो पहला पार्टनर जो इतना एजुकेटेड नहीं है, कम क्वालिफाइड है, तो वो बोला मैं लैंड बिल्डिंग कैपिटल सब में ज्यादा डिप्यूट करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो जितना क्वालिफाइड नॉलेज नहीं है, मैं जितना नॉलेज इतना नहीं लगा पाऊंगा, आप अपना दिमाग लगाओ, मैं सारा पैसा और ये सारा लगाता हूँ, मेरे पास है, मेरा पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो मैं लगा पाऊंगा। तो उन्होंने जिसके पास नॉलेज है वो ये सब चीजें ऑफर किया, और जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज ऑफर किए, टाइम स्पेंड किए, टेक्नोलॉजी हायर किए। तो नया जो पर्सन अभी एडमिट हो रहा है उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है एंड रेपुटेशन है मार्केट में, नेम एंड फेम उन्होंने क्रिएट कर रखा है पहले से, तो उन्हें हम जब एडमिट करें उसका फायदा भी हमें मिलेगा। सो दीज आर द रीजंस which you have to consider at the time of, ये सब रीजन से क्या होता है ना, जब एडमिशन करता है एक पार्टनर तो उनके हिसाब से ये सब रीजन के हिसाब से कैपिटल में थोड़ा एडजस्टमेंट भी किया जाता है, कैपिटल को किस तरह कितना लेंगे, कौन ज्यादा लेगा कौन कम लेगा, कितना रेशियो बटेगा, इक्वली बटेगा या कुछ चेंजेस उसमें होगा, तो इसी हिसाब से उसी कॉन्सेप्ट को लेकर म्यूचुअली एक डिस्कशन किया जाएगा, क्या करते हैं, और उसके बेसिस में उनका कैपिटल एडजस्टमेंट बनता है। So these are the all about adjustment needed at the time of admission of new partner। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बताया ये सारा एडजस्टमेंट का पॉइंट है जो कि हम पार्टनरशिप बिजनेस में पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में ये सारा प्रॉब्लम एरिया आता है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो है इस पॉइंट को मैं डिटेली एक पॉइंट को मैं डिटेली विथ प्रॉब्लम के साथ, एनालिसिस के साथ, केस स्टडी के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी